नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 10th का इतिहास बुक जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर कर चुके हैं और आज दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। दूसरा चैप्टर है और ये इतिहास है आपका, और इतिहास का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर है, जानकारी के लिए भी और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए बेहतर लाइन बाय लाइन एक एक शब्द का अर्थ बेहतर समझते हैं। तो बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ज्यादा समय टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले समाजवाद और दूसरा है आपका साम्यवाद। इन दोनों तथ्यों के बारे में आपको इस चैप्टर में जानना है। आखिर इसका उदय कैसे हुआ और ये क्या चीज है। ठीक है, देखिए, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आवाम दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपतियों वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरम उत्कर्ष पर था। ये देखिए क्या कर रहा है कि 19वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 19वीं सदी में। आप ये भी कहें 19वीं सदी में क्या होता है? औद्योगिक क्रांति होता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है कि इस टाइम में उद्योग धंधा काफी जोर शोर से लग रहा था और बहुत ज्यादा उद्योग धंधा लग रहा था जो मशीनों पे आधारित उद्योग था। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति जो था अपने चरम सीमा पे था, बहुत ज्यादा विकसित होने जा रहा था। ठीक है, और क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति जब हो रहा था तो जो भी व्यक्ति उद्योग धंधा लगा रहे थे वो व्यक्ति काफी धनाढ़ व्यक्ति हो रहे थे, पूंजीवादी हो रहे थे, पूंजीपति। कौन सी? पूंजीपति व्यक्ति होते जा रहे थे। मतलब उसके पास अपार धन संपत्ति जमा होता जा रहा था। और जो भी उद्योग के मालिक होते थे वो मजदूर, जो उसके फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे, जो भी गरीब व्यक्ति काम करते थे, उसे कम वेतन देके और ज्यादा समय काम करा के उसका क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। ठीक है, तो यही बात है, उसका शोषण हो रहा था। कब? 19वीं सदी में। ठीक है, अब देखिए, उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। अब देखिए, जो भी मजदूर वर्ग थे, कौन थे? मजदूर वर्ग। ठीक है, मजदूर वर्ग जो थे, मजदूर वर्ग का काफी शोषण हो रहा था। क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। ठीक है, तो मजदूर वर्ग का जो शोषण हो रहा था, तो ये मजदूर वर्ग एक होकर के शोषण के विरोध में आवाज उठाना चाहते थे। मतलब शोषण को खत्म करने के लिए वो एकजुट होकर के पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे उसके साथ लड़ना चाहते थे। अब जितने भी मजदूर थे, जब तक सबका विचार एक नहीं होता तब तक वो एक होकर के पूंजीपति वर्गों के साथ लड़ नहीं सकते थे। ठीक है, अब इन मजदूरों को एक करने का जो मुख्य कार्य किया वो एक विचार था, और वो विचार था समाजवाद। कौन सा वाद? समाजवाद। ये एक विचारधारा है। जैसे हम राष्ट्रवादी विचारधारा पढ़े, उसी तरह समाजवाद जो है ये एक विचारधारा है। और इस विचारधारा के तहत क्या होता है कि सभी मजदूर एक होकर के पूंजीपति वर्गों के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा जो है अग्रणी भूमिका अदा किया। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या
धन के समान वितरण पर जोर देता है। ठीक है, अब देखिए समाजवाद की जो पहली विशेषता है, आप याद रखिएगा कि उत्पादन, जो भी उत्पादन होंगे, जो भी देश में वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जो भी अर्थ का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पूरे देश का, पूरे देश का, बोलिए पूरे देश का, या फिर पूरे समूह, क्या कह सकते हैं, पूरे समूह का अधिकार, अधिकार होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ये बात समाजवाद विचारधारा की पहली सीढ़ी है कि देश में जितने भी संपत्ति उत्पादित हो रहे हैं, जो भी चीज उत्पादित हो रहा है देश के अंदर, उस पे संपूर्ण देश का अधिकार होगा। ठीक है, अब देखिए जोर देता था मतलब क्या कहते हैं, धन के समान वितरण पर जोर देता है। देखिए यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। अब इसमें क्या होता है कि शोषण उन्मुक्त, शोषण से मुक्ति चाहिए, किस चीज से, शोषण से मुक्त, शोषण से मुक्त समाज। ठीक है, समाजवाद विचारधारा जो है, समाजवाद विचारधारा में शोषण से मुक्ति का एक मार्ग है, क्योंकि जब धन का एक व्यक्ति के हाथ में अधिकार नहीं रहेगा, धन एक व्यक्ति के हाथों में एकत्र नहीं रहेगा, बल्कि सभी के समूह, पूरे समूह का अधिकार संपत्ति पे रहेगा, तो वहां पे शोषण कम होगा। ठीक है, अब देखिए शोषण मुक्त समाज की स्थापना चाहता था कौन, जो भी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर सारे समाज के लिए होता है, पूरे समाज के लिए होता है। तो अब कह सकते हैं समाजवाद ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसी अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, उत्पादन पर सरकार का अधिकार होता है और कह सकते हैं, और जो भी धन है वे समान रूप से वितरित होंगे। मतलब सरकार जो है वो जितने भी धन संपदा उत्पन्न हो रहा है, उन धन संपदा को समान रूप से संपूर्ण देश में सभी के लिए बराबर बांट देंगे। ठीक है, तो ये है आपका समाजवाद। ये एक व्यवस्था है, यह एक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अर्थतंत्र की व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, और ये एक विचारधारा है, और ये क्या है, विचारधारा भी है। ठीक है, तो ये चीज हम देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए क्या कहते हैं कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं सदी में होता है। अब याद रखेंगे 18वीं सदी उदय कहेंगे, उदय समाजवाद का उदय जो है 18वीं सदी में होता है। और 18वीं सदी में उदय होने के पीछे का जो कारण था वो था आपको औद्योगिक कारण। कौन सा कारण था, औद्योगिक कारण जो है औद्योगिक क्रांति जो है, इसी क्रांति के विरोध में समाजवाद विचारधारा की उदय होती है। देखिए औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया। जब देश में औद्योगिक क्रांति शुरू हो जाता है तो उस देश का अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव होता है, काफी परिवर्तन होता है। कुटीर उद्योग धंधे के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योगों ने मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप में विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपति के निहित स्वार्थों और मिल मालिकों की
श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिकों का श्रमिकों का जीवन नरकीय बन गया था। अब क्या हो, ये देखिए कि जब औद्योगिक क्रांति, क्या होता है, औद्योगिक क्रांति शुरू होता है तो देश के अंदर उद्योग धंधा लगना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, शोषण शुरू होता है। शोषण क्या होता है, शुरू हो जाता है। अर्थात आप समझिए मजदूर, जो भी मजदूर वर्ग थे, मजदूर वर्गों को ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था और ज्यादा समय काम करने के बाद इसको कम वेतन भी दिया जाता था, और कम वेतन के बाद इसको बहुत ज्यादा क्या प्रताड़ित भी किया जाता था। इसको काम नहीं करने देंगे अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, इस तरह का इसको डराया भी जाता था, धमकाया भी जाता था। इसको क्या करते थे, दबाया जाता था, ठीक है, दबाया जाता था। अब दबाया जाने का मतलब है कि क्यों दबाया जाता था, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग जो थे, बड़े बड़े उद्योग, इसमें मजदूर हाथ से काम कम करते थे और मशीनों से ज्यादा काम किया जाता था। ठीक है, मशीनों से ज्यादा काम किया जाता था। मशीनीकरण होने के कारण मजदूरों का स्थान नहीं रहता था और मजदूर क्या हो जाते थे, इसको काम कम मिलता था, काम मिलता ही नहीं था, काम मिलना इसको बंद हो गया था। काम मिलना जब बंद हो गया था तो इस वजह से इसे जबरन मजबूरी बस कम वेतन में काम करना पड़ता था, कम वेतन में काम करना पड़ता था और इस तरह से मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। ठीक है, अब देखिए उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था और उसका क्रूर शोषण हो रहा था। अब देश में ऐसा था, प्रॉपर यूरोप महादेश देखेंगे तो देश में मजदूरों या श्रमिकों को कोई भी अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था। मतलब जो भी श्रमिक वर्ग थे, जो भी गरीब वर्ग थे, उसे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तक का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, इस तरह से इसका क्रूरता से शोषण किया जा रहा था, इसके साथ अमानवीय व्यवहार तक किया जा रहा था। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तथ्य एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। प्रथम, पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। मध्य वर्ग आर्थिक दृष्टि से, मध्य वर्ग जो थे वो आर्थिक दृष्टि से, आप कहेंगे आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था। द्वितीय, ऐसा था कि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन हो रहा था। अब ये समझिए कि जिन देशों में कौन सी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जिन देशों में औद्योगिक क्रांति हो रही थी उन देशों में दो तरह की प्रक्रिया चालू था। एक ऐसा था जो भी उद्योग पूंजीपति थे, कौन थे, पूंजीपति व्यक्ति थे, जो भी व्यक्ति पूंजीपति थे जिसके पास अच्छा खासा धन संपदा था, या जो मध्यम वर्ग के, वो क्या हो रहे थे, और भी पावरफुल होता जा रहा था। उसके पास और भी ज्यादा अर्थ आ रहा था और उसके पास और भी ज्यादा पावर भी आ रहा था, उसके पास और भी ज्यादा पावर और अर्थ आ रहा था। दूसरा था मजदूर, कौन सा था, मजदूर जो था, जो गरीब व्यक्ति थे, जो उद्योग में काम करते थे, मजदूर जो था, क्या लिख रहे हैं, जो भी मजदूर वर्ग के व्यक्ति थे, उसका अर्थतंत्र और भी क्या हो रहा था, कमजोर होता जा रहा था। और साथ ही साथ क्या हो रहा था, सामाजिक स्थिति जो था वो भी उसका क्या हो रहा था, लड़खड़ा रहा था। ठीक है, उसका सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। तो देश में अगर देखें तो देश जो है वो दो भागों में बट चुका था। एक अमीर वर्ग, कौन सा, अमीर वर्ग होता था। ठीक है,
एक जो था वो अमीर होता जा रहा था, अमीर वर्ग, ठीक है, और एक आप देखेंगे गरीब वर्ग। कौन सा? गरीब वर्ग। तो इस तरह से देश में दो वर्ग बट गए थे, एक जिसको अमीर वर्ग कहेंगे, जो कहते हैं पूंजीपति, क्या कहेंगे? पूंजीपति वर्ग का निर्माण हो गया, और एक हो गया आपका श्रमिक, श्रमिक वर्ग। देश दो भागों में बट गया था। पूरे देश में दो तरह के लोग मिलते थे, या तो जो अमीर है बहुत अमीर थे, और जो गरीब थे वो बेचारा बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं तेजी से पतन हो रहा था गरीबों की आर्थिक स्थिति। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने को बाध्य थे। मतलब ऐसा था कि जो व्यक्ति उत्पादन में अपना हिस्सा रखते थे, उत्पादन में कार्य करते थे, देश के उत्पादन में अपना योगदान देने वाले व्यक्ति भी क्या हो रहा था, इस शोषण के चक्र में फंस के वो भूखे मर रहे थे। शोषण के चक्र में फंस के वो भूखे मर रहे थे, जबकि वो उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक था, महत्वपूर्ण हिस्सा था। उत्पादन में उसका भी योगदान था, लेकिन उसे उत्पादन से लाभ नहीं मिल रहा था। मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। अब जिन व्यक्तियों का शोषण हो रहा था, जो मजदूर वर्ग थे, उन व्यक्तियों को अपना संगठन तक बनाने का अधिकार नहीं था। मजदूर वर्ग पूरी तरह से पूंजीपतियों की दया पर जीवित था। ऐसा था कि पूंजीपति अगर उसको 2 रुपया वेतन ज्यादा दे दे तो वो पूंजीपति की दयालुता होती थी, ठीक है, कि उसकी कृपा है कि वो 2 रुपया ज्यादा दे दिया, कृपा कर रहे हैं। और ये लोग बेचारा बने हुए थे, ये लोग क्या थे? बेचारा बने हुए थे। देखिए कहता है इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया था, और एक था आपका पूंजीपति वर्ग, दूसरा था आपका श्रमिक वर्ग। ये यूरोप महादेश की बातें हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, मतलब यूरोप में, कहाँ पे? यूरोप में जो गरीब वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, या जिसको आप श्रमिक कहें, श्रमिक वर्ग थे, ये जब आर्थिक, कौन सी? आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहा था, आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अब क्या होता है कि मजदूरों का आवाज उठाने के लिए कुछ देशभक्त जो थे, जो अच्छे विचारक थे या जो अच्छे लेखक थे, जिसके लेखन को संपूर्ण देश पढ़ता था, उसका ध्यान मजदूरों पे गया, और उन्होंने मजदूरों को ये बताना शुरू किया कि आपको अब क्या करना चाहिए इस विकट स्थिति में। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया। मतलब देशभक्तों, विचारकों और लेखकों ने मिलकर के, जो भी यूरोप महादेश में विचारक थे, जो अच्छे विचार रखते थे, जो लेखक थे, जो अच्छी लेखन कला में योगदान देते थे, जो देशभक्त थे, जो देश का तरक्की चाहते थे, उन सबों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र जो काफी बदल चुका था औद्योगिक क्रांति के कारण, उस बदली हुई परिस्थिति को बदल करके एक नई व्यवस्था लाने के लिए एक नए विचार लाए, ठीक है। अब जिसे समाजवाद का नाम दिया गया, जिसे क्या कहे? समाजवाद का नाम दिया गया, समाजवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन विचारकों में कौन कौन शामिल थे? तो देखिए, इन विचारकों में सेंट साइमन शामिल थे। उसके बाद फोरियर, याद रखेंगे, फोरियर भी शामिल थे। लुई ब्लॉ शामिल थे। उसके बाद देखिए रॉबर्ट ऑवेन शामिल था। कार्ल मार्क्स शामिल था। कार्ल मार्क्स, क्या नाम था? कार्ल मार्क्स, एक मिनट, अब याद रखेंगे क्या नाम था? कार्ल मार्क्स।
कार्ल मार्क्स और इसको देखेंगे जो विशेष है एंगेल्स, क्या नाम था, एंगेल्स, ठीक है, एंगेल्स, ये मुख्य है। इसके बाद और भी बहुत सारे विचारक थे जो यूरोप में समाजवादी व्यवस्था को जन्म देने का काम किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या होता है कि जिसमें देखिए इन विचारकों में सेंट साइमन, फोरियर, लुई ब्लॉक, ठीक है, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, एंगेल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना किया, मतलब उस समय जो व्यवस्था थी उसकी आलोचना किया तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपति एवं श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मतलब वर्तमान में जो अर्थतंत्र वहां पे प्रचलित था, ठीक है, जो भी अर्थतंत्र था उसका इन्होंने आलोचना मतलब उसमें जो बुराई थी उसे उजागर किया और बोला कि इस अर्थव्यवस्था को हमें छोड़ देना चाहिए और एक नई व्यवस्था को भी दिया कि हमें अब एक नई व्यवस्था को अपनाना चाहिए। इस तरह से वो बताए। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या होता है, सिद्धांतों का प्रतिपादन क्या, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। मतलब कि वर्तमान में विचारकों ने जो विचार दिया था उसको हम समाजवाद के नाम से जाने। अब इस समाजवाद को कुल दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। एक था मार्क्स से पूर्व का साम्यवाद, पहला जो था वो था आपका मार्क्स से पूर्व का समाजवाद। ठीक है, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद। ठीक है, पहला था आपका मार्क्स से पूर्व का समाजवाद और दूसरा जो था वो था, अब देखिए, एवं मार्क्स के पश्चात का समाजवाद। दूसरा आपका मार्क्स के पश्चात, मतलब मार्क्स के पश्चात या आप कहें बाद, पश्चात या बाद का समाजवाद। इस तरह से कार्ल मार्क्स से पहले जो विचार प्रचलित हुआ वो एक भाग में और कार्ल मार्क्स के बाद जो विचारधारा आया वो एक भाग में, तो दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे आप कि एक था आपका मार्क्स से पूर्व का समाजवाद और दूसरा था मार्क्स के बाद का समाजवाद। ठीक है, अब देखिए, मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। ठीक है, अब एक जो था मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, इसे नाम दिया गया यूटोपियन। क्या कहते थे? पहला यूटोपियन हो गया और मार्क्स के पश्चात का जो समाजवाद था इसका नाम दिया गया वैज्ञानिक समाजवाद। क्या नाम दिया गया? वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, समाजवाद, इसे यूटोपियन समाजवाद। ठीक है, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना गया। अब पहला देखिए, आपका जो यूटोपियन समाजवाद है, कौन सा? यूटोपियन समाजवाद योग की दृष्टि आदर्शवादी थी। अब इसका जो विचारधारा था, इसका जो सोचने का तरीका था वो आदर्शवादी था। कैसा था? आदर्शवादी था। ठीक है, इसका विचारधारा आदर्शवादी था तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यवहारिक थी। ठीक है, आदर्शवादी होने के बाद ये जिस तरह का देश वैसा भेष नहीं अपनाते थे, प्रॉपर सिद्धांत को मानते थे। ठीक है, अब अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे। मतलब यूटोपियन विचारक जो भी थे वो ज्यादा से ज्यादा
फ्रांस के रहने वाले बोले तो फ्रांसीसी थे। कौन थे? फ्रांसीसी थे, जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। मतलब ये लोग जो थे क्रांति नहीं चाहते थे, क्रांति के बदला शांतिपूर्ण तरीका से व्यवस्था को बदलना चाहते थे, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीका से व्यवस्था को बदलना चाहते थे। जबकि आप देखेंगे वैज्ञानिक विचारधारा के जो समाजवादी थे, वैज्ञानिक समाजवादी विचारक जो थे, ये यूटोपियन से बिल्कुल अलग थे, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक आपका है यहाँ पे देखिए यूटोपियन समाजवादी। तो अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का क्लास ये टॉपिक इतिहास का यही तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।